नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दामोदर प्रयाग। आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि आदमी जब से पैदा हुआ तब से हमेशा लाभ हानि की ही बातें करता आया है। आपको तो पता ही है, इंसान ने जब से घुमक्कड़ जीवन छोड़ के स्थायी रूप से जीवन जीना शुरू कर दिया तो नफे और नुकसान की बात करता है, और जब जहां लाभ और हानि की बात करना शुरू कर दिया तो वो चैप्टर शुरू हो गया। और शुरू होते होते ये चैप्टर आज देखो कहां तक पहुंच गया, अपने कंपटीशन एग्जाम तक ये चैप्टर पहुंच गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस को अपने को समझेंगे कि काश ये सब कुछ नहीं होता, इंसान में स्वार्थीपन नहीं होता तो आज दुनिया कितनी खूबसूरत होती, धरती कैसी होती, स्वर्ग जैसी हो जाती। तो एक शेर याद आया मुझे कि काश ये जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में कट जाती, कि अगर ये जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में कट जाती तो मुझे आज किसी इबादत की जरूरत नहीं होती, किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बेसिक से जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उसके बाद अपन शुरू करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल शुरू करेंगे। पहला सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य। वैसे आपको तो पता ही है क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जिसको हिंदी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और एक होता है विक्रय मूल्य। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सीपी, और सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं, एसपी। ये तो सबको पता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, सीपी। यानी कि अपन जो मार्केट से जो चीज खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर अपन किसी चीज या दुकानदार किसी चीज को बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब अपन लाभ की बात करते हैं। लाभ क्या होता है, आपको तो पता ही है लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है बताओ, विक्रय मूल्य माइनस ये हो गया क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। तो सीधी सी बात है, लाभ जब भी होगा तब होगा जब विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। सीधी सी बात है। और हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, कब होगा। तो हानि की अगर अपन बात करें तो हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होता है। यानी कि सीपी माइनस क्या होता है, एसपी। समझ में आ गई? यहां तक किसी गाइस को डाउट है? अब अपन एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानने का प्रयास करते हैं कि ये है क्रय मूल्य, ये क्या है, क्रय मूल्य। यहां पर ले लेते हैं विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य होगा। एक होता है अंकित मूल्य, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। अंकित मूल्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस, मार्केट नहीं, मार्क्ड प्राइस, इसको शॉर्ट में कहते हैं एमपी। अंकित मूल्य जैसे कोई दुकानदार चीज को लाता है, उस पर कुछ मूल्य अंकित करता है, उसके बाद उस पर क्या कर देता है, छूट दे देता है। इस तरह से अंकित मूल्य अंक होता है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, या सीपी ले लेते हैं, या ले लेते हैं एसपी। यहां तक क्लियर है आपको? अब मुझे बात बताओ, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कब आ सकता है, बोलो कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कब आता है? या तो किसी चीज को बेचा जाता है, या तो क्या होगा, लाभ होगा तो भी विक्रय मूल्य प्राप्त होगा अपने को, या फिर हानि होगी तो भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कब आएगा बताओ? अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है? दुकानदार देता है ना डिस्काउंट, छूट। तो अंकित मूल्य पर क्या दे देंगे, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, छूट दे देंगे। अंकित मूल्य पर छूट देने पर अपने को विक्रय मूल्य। छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए कि क्रय मूल्य पर जब लाभ या हानि होती है तो विक्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर दुकानदार छूट देता है तो सामान को बेचता है, जब बेचता है तो क्या मिलता है अपने को, विक्रय मूल्य मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है।
अब देखो प्रतिशत लाभ की अगर हम बात करते हैं, देखो प्रतिशत लाभ की अगर अपन बात करते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ मैंने बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, यही बताया था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी लाभ या हानि की बात होती है तो वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। ये चीज आप गांठ बांध लो, समझ गए? जब भी लाभ या हानि की बात होती है तो हमेशा उस लाभ या हानि को किस पर कैलकुलेट करना है? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना है। जब तक कि सवाल में दे नहीं रखा हो तो लाभ या हानि वो तो नीचे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ की बात करता है तो इनटू क्या कर दो? 100। अब देखो प्रतिशत हानि की बात करें, मुझे बताओ हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होती है हानि। और लाभ और हानि मैंने एक चीज हमेशा बताई थी, किस पर कैलकुलेट करते हैं? जब भी लाभ या प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि कैलकुलेट होती है। क्लियर है यहां तक? तो नीचे क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अब देखो प्रतिशत डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट या फिर छूट, इसको छूट कई हिंदी मीडियम वाले भी है, उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। छूट, छूट क्या होती है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, तभी पता पड़ता है कि भाई जिस वस्तु का मूल्य जितना अंकित था उसमें से विक्रय मूल्य घटा दो, तो फिर उससे क्या मिल जाएगी अपने को? छूट। छूट किस पर कैलकुलेट की जाती है बताओ? ये अंकित मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है इनटू 100। तो ये तो था अपना बेसिक कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं अंकित मूल्य क्या होता है, उस पर डिस्काउंट देते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने एक चीज गांठ बांधने वाली बताई थी, हमेशा किस पर कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। प्रतिशत लाभ या हानि जब भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। छूट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होती है। तो छूट क्या होता है? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो उसके बाद छूट मिल जाएगी, और छूट मिल जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम सब बंधन में बंधे हुए, अगर अपने को छूट मिल जाए ना तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आग लगा सकते हैं दोस्त। एक दो सवाल लेते हैं, अब अपन सवाल करते हैं। किसी घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उस घड़ी को कितने में बेचे कि उससे 5% का लाभ हो? सीधी सी बात है, 10% की हानि होती है, 2880 में बेच रहा है, 10% ले लो, यहाँ ले लो, देखो यहाँ 10% का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत हटाते कैसे है? 10/100 कर देते हैं। मैं एक करना बताता हूँ आपको सीधा, यहाँ 10% मतलब 1/10। समझ गए यहाँ तक गाइस? अब देखो, अब 10 क्या है इसमें बताओ? 10 इसका क्या है? क्रय मूल्य। 10% की हानि होती है तो एक क्या है? ये लॉस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए पर कितने, 10 पर कितना लॉस हो रहा है? 1। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, क्रय मूल्य कितना है? 10 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 का लॉस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा? 9 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? ये विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो यह विक्रय मूल्य यहाँ 9 है और सवाल में अपने को कितनी दे रखी है? 2880 दे रखी है। अब ये कितना गुणा है? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 320 गुणा है। तो क्रय मूल्य भी 10 का कितना गुणा हो जाएगा? 320। 10 का 320 कितना हो जाएगा? 3200 रुपये इसका क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है उस घड़ी को कितने में बेचे कि 5% का फायदा हो। अब देखो सिंपल सी बात है, 3200 रुपये आ गए अपने, 3200 रुपये आ गए, कितने में बेचे कि 5% का फायदा हो। अब देखो 3200, सीधा इस तरह का जब 10% 5% सीधा 10% निकाल दो। 10% निकालते आसानी रहती, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। 1 0 हट गया तो कितना बचा? 320। ठीक है, अब इसका आधा कर दो तो 5% आ जाएगा। 320 का आधा क्या आ गया? 160 आ जाएगा। तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3200 प्लस 160 बराबर कितना होगा? 3360 रुपये इसका विक्रय। समझ गए यहां तक? किसी के गाइस को कोई डाउट है? ये मैंने अब आपको सवाल करने के साथ साथ अपने को कैलकुलेशन भी सीखनी है। खाली सवाल करना कोई उद्देश्य नहीं है। सवाल करने के साथ साथ सवाल कम समय में इजीली सॉल्व हो सके, कैलकुलेशन आसान हो सके, वो भी सीखना है। अब अगर आप 3200 का देखो सिंपल करोगे तो भी वो हो जाएगा। 3200 का 5% निकाल दो, ये 5/100 कर दो,
दो जीरो से दो जीरो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 160, तो 160 इसमें जोड़ दो तो भी आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम देने जाओ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करना अपने माइंड में रहेगा, तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जिससे अपना सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक किसी गाइस को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एक और सवाल है, आप करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? सिंपल सी चीज है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य निकाल दो। मान लो 100 था कोई चीज, पहले तो बेसिक से बताते, मान ले वो चीज कितनी थी 100, अब 5% हानि हुई तो वो चीज कितने की हो गई 95 की, 10% लाभ हुआ तो वो चीज कितनी हो गई 110 की। अब ये कह रहा है कि 75 रुपए अधिक मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, तो इसका मतलब ये किसका अंतर है, और इस अंतर कितना है 15। उस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी अपने को 75 दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गया। अपने को 100 की वैल्यू पूछिए, 2 जीरो चिपका दो तो ये कितना आ गया 500। समझ में आ गया? बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप समझ पाते हो तो। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि 5% हानि और 10% लाभ, अंतर कितना हो गया 15% का, 15% का अंतर हो गया। 15% अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। अपने को क्रय मूल्य पूछा था, 100% की वैल्यू पूछ रहा, तो 1% की कितनी हो जाएगी 5 रुपए। 100% की बात पूछे तो कितना हो जाएगा 5 से, तो इससे भी हो जाता है। ये भी बहुत आसान तरीका, सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीधी सी बात है, जैसे कह रहा है वैसे लिख दो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, तो 15 की क्या हो जाएगी सीपी, बराबर क्या है 12 की एसपी। अब देखो की से की कट गया, अब इसका पक्षांतरण कर दो, या 15 हो गया 15 बटा 12 हो गया, बराबर ये हो गया एसपी अपॉन सीपी। जब 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो एसपी अपॉन सीपी का अनुपात कितना आ गया बताओ? तो ये एसपी अपॉन सीपी का अनुपात आ गया अपना 5:4, यानी कि ये सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है 5। देखने पर पता पड़ रहा है कि 4 में चीज खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो अपने को इसमें क्या हो रहा है इस सौदे में फायदा, कितने का हो रहा है 1 का फायदा। 1 का फायदा कितने पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, तो इंटू 100 कर दो, सीधा लाभ प्रतिशत आ गया। ये कट गया, ये 25% इस सवाल का उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल समझना है कि 4 की चीज 5 में बिक रही है, तो इसका मतलब 1 का फायदा हुआ। फायदा किस पे हुआ, लाभ या हानि मैंने बताया था किस पर कैलकुलेट करनी है, हमेशा क्रय मूल्य पर करनी है, तो फायदा 4 पे हुआ तो 1/4। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने प्रतिशत लाभ का बताया था कि एसपी अपॉन सीपी होता है, यहां दे रखा 5/4। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या, इसमें -1 कर दो दोनों तरफ, यहां भी -1 कर दो, यहाँ एलसीएम लेओगे तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा अपॉन सीपी, बराबर यहाँ एलसीएम लेओगे 5 में से 4 जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है इंटू 100, ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला था, मैंने पहले बताया था बेसिक में, इंटू 100 कर दो, 1/4 इंटू 100, इससे करोगे ये 25% सवाल का उत्तर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है प्रतिशत लाभ का। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है एक व्यक्ति, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा? अब आप देखो, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सिंपल सी बात है, परसेंट दे रखा 10% का मतलब कितना हुआ 1/10, ठीक है, 1/10 हो गया।
और 8% लाभ का क्या मतलब हुआ, पहले तो प्रतिशत निकाल दो। 8% मतलब 8/100, यानी 2 कितना हो गया 25। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य ले लो, यहाँ विक्रय मूल्य ले लो, यहाँ ले लो अंकित मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना था 25 था, यहाँ पर सीपी 25 थी, लाभ कितना हुआ, यहाँ प्रॉफिट 2 हुआ, तो एसपी कितना हो गया विक्रय मूल्य 27। यहाँ 10% की हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य कितना था 10, तो 1 का क्या होगा हानि। अगर 10 की चीज थी, 10% की छूट देता, सॉरी मार्क प्राइस 10 था तो मार्क एक की छूट देता, ये डिस्काउंट देता है, तो 10 की चीज थी, तो यहाँ वापस विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 9। अब देखो इसको सेम बना दो और इसको सॉल्व कर दो, इसको 27 बना दो, इसको 27 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। अब देखो यहाँ देखो 25 आ गया, यहाँ 27 आ गया, यहाँ कितना आ गया 30। अब ये कह रहा है सवाल कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। यहाँ क्रय मूल्य 25 है और अंकित मूल्य 30 है, तो कितना है 5 अधिक है 25 है, और क्रय मूल्य कितना है 25 है, इंटू 100 कर दो, परसेंट आ जाएगा, तो 1/5 आ गया, तो ये क्या आ गया 20%। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ गए। एक बार फिर समझा देता हूं कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी 10 की चीज है वो कितने में बिक्री है 9 में। अंकित मूल्य 10 होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 25 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 का प्रॉफिट है तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य 27 है, यहाँ 9 है, तो इन दोनों चीजों को सेम कर दो, तो यहाँ भी 27 हो जाएगा। तो 25 की चीज कितने में बिक्री है, अगर क्रय मूल्य 25 था तो अंकित मूल्य कितना है 30 है, तो कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है 25 पे, तो 5/25 इंटू 100 कर दो, तो 20% सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। केले लेने वाला, आपने भी बचपन में केले लिए होंगे, पापा ने खरीदे होंगे, तो इस पर मेरे को एक शेर याद आ गया कि तन्हाइयों को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई। किसी शायर ने कहा है कि तन्हाइयों को चीरती हुई दूर से आवाज आई, पास आया तो बोला कि केले ले लो, केले ले लो, केले ले लो। समझ गए। तो केले लेने वाला सवाल बहुत ही टफ सवाल है, बहुत इजी कर देंगे अपन इसको। केले लेने वाले सवालों को बहुत इजी करते हैं, अभी देखना। 15 के 6 की दर से केले खरीदता है, यहां देखो खरीदता मतलब सीपी है। 15 के किसकी दर से 6 की दर से, और बेचता कितने, बेचता मतलब सेलिंग प्राइस एसपी कर दो 12 के 4 की दर से ये केले। तो इस तरह का सवाल जब भी आए कुछ नहीं करना, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करना। पर अगर आप RS अग्रवाल वगैरह पढ़ोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन है। आर्टिकल को इक्वल कर दो, आर्टिकल मतलब वस्तुएं हैं, वस्तुएं यहाँ केले है तो ये अपना आर्टिकल हो गया, आर्टिकल को इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 6 है या 4 है, तो इन दोनों का कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, सीधी सी बात है 24 ले लो, या फिर 12 ले लो। इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। अब देखो बात 2 से किया, 3 से गुणा किया, तो फिर क्या क्या आया उत्तर बताओ। 15 को 2 से गुणा कर दो, 12 को, अब देखो ये तो आ गया सीपी कितना आ गया 30 आ गया, ये 12 आ गया, ये एसपी कितना आ गया 12 3 36 आ गया, और ये कितना आ गया ये 12 आ गया। यहाँ पर आर्टिकल सेम हो गए, तो ये सीधा सा पता पड़ रहा है 30 की चीज कितने में बिक रही है 36 में। तो इस सौदे में क्या हो रहा है, अपने को फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है 6 का हो रहा है। किस पे हो रहा है 30 पे हो रहा है। 6/30 इंटू 100 कर दो, यहाँ 5 आ गया, 5 ये 20% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। इस तरह के सवाल जब भी आए तो अपने को आर्टिकल सेम करने हैं। समझ गए कि भाई केले कितने मिल रहे हैं, कोई वस्तुएं कितनी मिल रही है। आर्टिकल अगर सेम हो गया उसके बाद तो अपने को दिखता है 30 की चीज 36 में मिल रही है, तो सीधा फॉर्मूला लगा के एक चीज ये ध्यान रखती है, इसमें आर्टिकल सेम करना, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इससे ये सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। एक और सवाल है कि कोई व्यक्ति 1 रुपए में 45 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 1 रुपए में 45 खरीदता है
और 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी होगी। देखो इसकी भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। इसमें आपने एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं व्यय बराबर मूल्य इनटू वस्तु, ये होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम्स का लॉ, क्या अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज कांस्टेंट, अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घटेगी। जैसे ये इसका व्यय, इसका कांस्टेंट है, फिक्स है। फिक्स का मतलब यहां अगर फिक्स की बात करूं कि 1 रुपए की चीज खरीद रहा है और वापस 1 रुपए की पूछ रहा है, इसका मतलब इसका खर्चा क्या है, फिक्स है, तो इसको कांस्टेंट कर दिया। तो एक चीज कांस्टेंट है, तो अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, तभी बराबर रह पाएगी। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही तभी कांस्टेंट हो पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन अगर बात करते हैं इस सवाल की, तो देखो तो इसकी प्राइस कांस्टेंट है, कितना है, 1 रुपया कांस्टेंट है। अब देखो 1 रुपये में 45 के हिसाब से खरीदता है, वस्तुएं कितनी खरीदता है, 45 में। 1 रुपये मान लो 100% इसकी वैल्यू है, 100% पूरे 100% इसकी मूल्य है। और अब मूल्य कितना हो जाता है, लाभ कितना कमाना चाहता है, 25%, तो अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 125%। समझ गए। अब इसका अनुपात देखो, काट दो, 25 से जा रहा है 4/5। समझ। अब देखो, अब इसका देखो एक्सपेंडिचर तो फिक्स है, ये 1 रुपये है। अब ये 4 से 5 हो रहा है, वापस 1 होने के लिए क्या वस्तुओं को क्या होना पड़ेगा, इसका उल्टा होना पड़ेगा, यानी वस्तुएं क्या होनी पड़ेगी, 5 से 4 होनी पड़ेगी। तो यानी इसका मतलब अगर ये 4 से 5 है इसका मूल्य, तो वस्तुएं क्या होनी पड़ेगी, 5 से 4। ठीक है। अब देखो वस्तुओं की कीमत 5 से 4 होनी पड़ेगी। 5 वस्तुओं की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 45 है। स्टार्टिंग में कितनी खरीदी थी, 45 है। तो 45 को 5 को 9 से गुणा करेंगे तब 45 आएगा। तो 4 को भी क्या कर दो 9 से, तो क्या आ जाएगा, 36। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जब भी मूल्य बढ़ता है तो उस वस्तुओं की वैल्यू कम होती है। एक चीज बढ़ती है, चीज कांस्टेंट है, तो दूसरी चीज क्या होती है, घटती है। जैसे 100% से 125% लाभ कमाना चाह रहा है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, पहले भी 1 रुपया था, अब भी 1 रुपया कमा रहा है, तो 100 से 125 हुआ, मतलब इसका अनुपात 4 से 5 हो रहा है। तो मूल्यों का, वस्तुओं का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ये चीज याद। इस सवाल को करने का सबसे बेहतर तरीका ये, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी कि एक तरफ चीजें बढ़ रही है तो दूसरी तरफ घटेगी। अब देखो वस्तुओं का अनुपात 5 से 4 आ गया, तो 5 वस्तुओं की कीमत वैल्यू अपने को कितनी देगी, 45। स्टार्टिंग में कितनी खरीदी थी, 45 वस्तुएं खरीदी। तो यानी कि 5 की वैल्यू 45 है, तो 5 को 9 से गुणा करो, 5 9 45, तो 4 को 9 से गुणा करो, तो 4 9 कितना आ जाएगा, 36। तो 1 रुपये में 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में आदमी को 36 वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, तभी उसको 25% का लाभ होगा। तो चलिए आगे आने वाले समय में अपन और सवाल करेंगे, नए नए वीडियो आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 किया, पार्ट 2, पार्ट 3, धूम 2, धूम 3 जैसे सीरीज आती है वैसे अपनी सीरीज आएगी। तब तक आप खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर।